प्रिय विद्यार्थियों, मैथ के 1 नंबर वाले प्रश्न के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग शुरू से इस सीरीज़ के सभी वीडियो देख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी आपकी अच्छी से हो रही होगी। अब पाठ 8 तक का वीडियो पिछले वीडियो में डाल चुका हूं। इस वीडियो में पाठ 8 के आगे के पाठों का 1 नंबर वाले प्रश्न जो मुझे उम्मीद हो रहे हैं कि ये प्रश्न आएंगे, उनका वीडियो मैं डाल रहा हूं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है। मैं एक कोचिंग संचालक हूं। मैं कोचिंग चला रहा हूं। लॉकडाउन में कोचिंग बंद होने की वजह से वीडियो डाल करके अपने विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे अन्य बहुत सारे विद्यार्थियों की भी सेवा हो रही होगी। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आगे के पाठ 8 तक हो चुका है। पाठ 9 से अब मैं प्रश्न स्टार्ट करता हूं। पाठ 9 में आप लोगों को अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण, 2 कोणों की चर्चा की गई है। तो अवनमन कोण क्या होता है बच्चों? आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिए कि ऊपर की ओर देखते समय, माने हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, ऊपर की ओर देखते समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कि उन्नयन कोण कहते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि नीचे की ओर देखते समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अवनमन कोण कहते हैं। अब इस पर आपको 1 नंबर का एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कि कोई छत है, कोई घर है, उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की जो लंबाई है वह 10 मीटर है। सीढ़ी की जो लंबाई है 10 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और सीढ़ी के पाद बिंदु से घर के पाद बिंदु की दूरी 6 मीटर है। सीढ़ी के पाद बिंदु से घर के पाद बिंदु की दूरी 6 मीटर है। तो घर की ऊंचाई बताइए। तो इस केस में हम लोग का चित्र ऐसा बनेगा बच्चों, यह घर की ऊंचाई है, यह सीढ़ी है, यह है 10 मीटर और यह है 6 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि यह क्या होगा। यहाँ पर यहाँ कोण नहीं दिया गया है। यहाँ कोण देना होगा कि सीढ़ी यदि इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है, सीढ़ी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घर की ऊंचाई बताइए। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या लेंगे बच्चों? इस परिस्थिति में हम लोग लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? इसको मान लीजिए x, तो x बटा 10 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो यह हो जाएगा x बटा 10। तो इसका मतलब हुआ कि x निकालेंगे तो हम लोग 10 गुना √3 बटा 2, 2 पचे 10, माने 5√3 मीटर आंसर आएगा। माने घर की जो ऊंचाई है वह 5√3 मीटर होगी। इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा। इस प्रश्न को फिर से आपको दोहराते हैं। इसमें यहाँ एक तो उन्नयन कोण अवनमन कोण का प्रश्न होगा, जो डायरेक्ट पूछेगा वो आप जवाब दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक मकान पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, तो मकान की ऊंचाई बताइए। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हमसे देखिए, यह दिया हुआ है और यह पूछ रहा है, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है हमारा x और कर्ण है 10, तो साइन 60 का मान लेंगे। साइन 60 से इसको आगे हल करेंगे तो 5√3 मीटर आएगा। तो इस तरह घर का ऊंचाई 5√3 मीटर होता है। इस पार्ट से 5 नंबर के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। 1 नंबर का प्रश्न बहुत कम बनता है। तो इतने प्रश्न का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में से आपका 1 नंबर का प्रश्न का कवर हो जाएगा। बच्चों, पाठ 10 जो है वह वृत्त पाठ है। वृत्त माने सर्कल। इसमें कुछ वृत्त के जो इसमें आपको त्रिज्य खंड इसमें वृत्त का आपको
स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है और कुछ बातें और हैं। तो आपको सबसे पहले 1 नंबर के प्रश्न इसमें स्पर्श रेखा से पूछने की संभावना होती है। आपको स्पर्श रेखा के बहुत सारे हम आपको प्रकार तरीके बताए हैं, स्पर्श रेखा कितने तरीके से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको उस पर से देते हैं। प्रश्न यह है कि कोई वृत्त, 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हों। प्रश्न फिर से सुनिए, 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हों तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, 2 वृत्त हैं और अंतः स्पर्श करते हैं, मतलब अंदर से स्पर्श करते हैं, अंदर से। तो इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, केवल 1। यदि 2 वृत्त अंदर से स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1। तो आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पर आपको प्रश्न पूछता है। यदि बाहर से स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त यदि बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 1, 2 और 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा से संबंधित 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है। बाहर से स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं करता है, 1 बिंदु पर स्पर्श करता है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। सभी कंडीशन के लिए आपको स्पर्श रेखा की संख्या याद रहनी चाहिए। इस पाठ से दूसरा जो 1 नंबर का प्रश्न आता है वह आता है इस तरह की आकृति का प्रश्न। ऐसा वाला आकृति आप बहुत सारे पढ़े हैं। इस पर एक प्रश्न आपको हम देते हैं, इस आकृति पर इस तरह के प्रश्न। इस पाठ से 2 तरह के 1 नंबर के प्रश्न आने की संभावना होती है। इसमें से भी जरूर आएगा और इस पर भी जरूर क्वेश्चन रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सुनिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर हो और वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। कह रहा है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। माने यह इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो समझिए यह चित्र बनेगा, यह चित्र बनेगा। तो कह रहा है बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यहाँ पर है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात कीजिए यदि इस बिंदु की केंद्र से दूरी जो है वह 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इस पाठ में एक प्रमेय दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उस नियम से 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का नियम बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर यदि आप अक्षर लिखते हैं AB, तो हो जाएगा यह AB बराबर √OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। तो यह हो जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर √16 बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो पाठ 10 से इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको दे सकता है, परंतु ज़्यादातर संभावना इन 2 प्रकार के प्रश्नों का 1 नंबर वाले में रहता है। आइए फिर अब हम अगला पाठ पर चलते हैं। अब पाठ 11 के 1 नंबर वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पाठ 11 से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इससे 5 नंबर का प्रश्न आता है और पाठ छोटा है, तो 5 नंबर के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर फिर भी इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है, वह आपको बताते हैं। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर की जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है। यह रचना का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप जब रचना करते हैं कोण बनाते समय, तो यहाँ पर एक चाप इस तरह लगाते हैं, प्रकार का नोक यहाँ रख के इस तरह चाप लगाते हैं और चाप को बिना बदले यहाँ से यहाँ इस तरह काट देते हैं। तो काटते हैं तो यह जो हुआ, यह वृत्त का जो त्रिज्या था, यह त्रिज्या ही ना है जी। तो त्रिज्या के बराबर जो यह कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर यदि कोई जीवा है, त्रिज्या के बराबर कोई जीवा है, तो वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यह इस पाठ से 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। एक क्वेश्चन है रचना का, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 8 सेंटीमीटर
और इसका शीर्ष लंब है, इसका शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, इसका शीर्ष लंब है 6 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना करना है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। और आपके देखिए, आपके पाठ में यह क्वेश्चन दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए और 1.1/2 इसके समरूप त्रिभुज का रचना कीजिए। तो उसी से संबंधित है यह जो क्वेश्चन है, इसका रचना आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर का आधार खींचेंगे, इसका नाम दे दीजिए BC। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, BC का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो हम जानते हैं लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है। यहां पर प्रकार का नोक रखेंगे और आधा अंजाद से आधा से अधिक दूरी लेंगे और प्रकार से एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काटेंगे। हम पेन से खींच देते हैं, इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। अब जो प्रकार में हमने यहाँ दूरी लिया था, जो इधर काट दिया और इधर काट दिया, अब यह दूरी नहीं बदलेंगे, बिना बदलते हुए प्रकार के नोक को यहाँ रख के इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और इससे इसको काट देंगे और इसको काट देंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे बच्चों? दोनों को इस तरह मिला देंगे। मिलाने पर यह जो रेखा प्राप्त हुआ यह लंब समद्विभाजक है। अब कहता है कि लंब समद्विभाजक शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर है, तो इस पर 6 सेंटीमीटर पर हम लोग इस तरह निशान लगा देंगे, एक 6 सेंटीमीटर पर। यह A होगा और A से हम लोग क्या करेंगे? B को मिलाएंगे और A से C को मिलाएंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाइएगा और उसके बाद जो भी कहता है समरूप बनाइए, तो जिस तरह का समरूप पूछता है उस तरह का आप समरूप बनाइएगा। तो इस पाठ पर यह जो है रचना कराते समय थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रह गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न इस पाठ से इस तरह से पूछता है, तो इसका आप लोग कवर कर लीजिएगा कि यदि वृत्त के त्रिज्या के बराबर की कोई जीवा है तो वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह आपको समझ लेना है। अब बच्चों पाठ 12 से हम लोग 1 नंबर वाले प्रश्न लेते हैं। पाठ 12 में हमको पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वृत्त के बारे में हम लोग पाठ 10 में पढ़े हैं, परंतु यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ना है पाठ 12 में। तो इससे एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है कि परिधि के आधे लंबाई के बराबर के चाप के द्वारा वृत्त पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करेगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि कोई वृत्त है, उसका परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है ना, तो वृत्त के परिधि के आधे लंबाई के बराबर का कोई यदि चाप है, कोई चाप है, तो वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? देखिए आपको एक चित्र बना के समझाते हैं। यह वृत्त का परिधि है, यह वृत्त का परिधि है और यहाँ पर केंद्र है। यदि इसके आधे लंबाई के बराबर का चाप, आधे लंबाई का चाप, आधे लंबाई का मतलब क्या हुआ? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का चाप है तो वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री आंसर होगा। वृत्त के परिधि के आधे लंबाई के बराबर का यदि कोई चाप है तो वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा बच्चों? 180 डिग्री का। यह आपको चित्र में बता दिए हैं, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। यह एक नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, पर आप सब बात जानते हैं। और आपको यहाँ 1 नंबर वाले प्रश्न में क्या समझना है? आप जो जानते हैं वह किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप कैसे देंगे, यह आपको समझना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। AB वृत्त का व्यास है तो कोण APB बराबर क्या होगा? एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है, इस तरह है। AB जो है यह इस वृत्त का व्यास है। आपका क्वेश्चन कह रहा है AB जो है यह वृत्त का व्यास है, तो यह जो कोण बनेगा, यह APB, एक कोण ले लीजिए APB, यह कोण कितने डिग्री का होगा? देखिए यह वृत्त का व्यास है, यह कोण कितने डिग्री का होगा? तो यहां इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का समकोण होता है। क्षेत्रमिति में आप जो पाठ 12 पढ़े हैं उसमें एक जगह था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वहीं से 1 नंबर यह क्रिएट होता है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जगहों से क्रिएट होता है। तो आप वहाँ पढ़े थे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण माने 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है बच्चों? 90 डिग्री का। दूसरा एक और कोण होता है कि किसी चाप के द्वारा वृत्त पर जो कोण केंद्र पर जो अंतरित किया जाता है वह केंद्रीय कोण होता है, और इसी चाप के द्वारा दूसरे भाग में जो अंतरित किया जाता है यह होता है अंतर्गत कोण होता है। तो केंद्रीय कोण का आधा अंतर्गत कोण होता है।
तो यह चाप जो है यह व्यास है, व्यास है मैंने अर्धवृत्त में यह चाप बना है, तो यह 180 डिग्री होगा और इसका आधा यह होगा, यह 90 डिग्री होगा। तो दोनों ही तरीके से यह 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा 90 डिग्री। अब आइए पाठ 12 से ही क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं आपको। त्रिज्य खंड किस प्रकार का। अब पाठ 13 के 1 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। पाठ 13 में आपको पढ़ना है बच्चों घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला और गोला, और उसके बाद छिन्नक। तो इतने सभी सूत्रों को आप जब याद कर लिए होंगे तभी आप इसके 1 नंबर के प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम हो पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन इनसे संबंधित देते हैं। किसी घन के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़े छड़ की यानी विकर्ण की लंबाई कितनी होती है। कह रहा है कोई घन है, कोई घन या किसी घन के अंदर सबसे बड़ी छड़, माने घन के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। इसका मतलब वो आपसे विकर्ण पूछना चाहता है बच्चों। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 गुना भुजा। इस सूत्र पर आपको, इसमें घनाभ का भी विकर्ण पूछता है, तो घनाभ का भी, जब घन का विकर्ण हम आपको दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप घनाभ का भी विकर्ण समझ लीजिए। तो घन के विकर्ण और घनाभ के विकर्ण का, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर रखी जाने वाली सबसे छड़ की लंबाई बताइए। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर रखी जाने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई बताइए। तो सबसे बड़े छड़ की लंबाई कितना होगा बच्चों, 10√3 सेंटीमीटर। जिस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है उसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर होगी। इस तरह घनाभ में भी पूछ सकता है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना 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 है, तो उसके अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। तो उसका होता है √L² + B² + H²। तो इसके आधार पर आप उस सूत्र को, उस सवाल को हल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। एक बेलन तथा एक शंकु के आयतनों में कितना अनुपात होता है। एक बेलन और एक शंकु के आयतन में कितना अनुपात होता है। तो देखिए बच्चों, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²h, और शंकु का क्या होता है 1/3 πr²h। तो πr² से πr² कट जाएगा, 1/3 होगा, तो 1 गुना 3/1, तो हो जाएगा 3:1 आंसर। प्रश्न आपका यह था कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में कितना का अनुपात होता है। तो 3:1 का अनुपात होता है। या 1 नंबर वाला प्रश्न है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गोला तथा अर्धगोला के त्रिज्या में 2:3 का अनुपात है। एक गोला है और एक अर्धगोला है, उसके त्रिज्या में जो अनुपात है, उसके त्रिज्या में जो अनुपात है वह है 2:3 है, 2:3। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का अनुपात होगा। देखिए इस पाठ से इसी प्रकार का प्रश्न आता है बच्चों कि किसी गोला के त्रिज्या को माने उसका 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न होता है, या अनुपात का प्रश्न होता है। तो हम अनुपात के प्रश्न आपको कुछ दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक गोला तथा अर्धगोला के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो कह रहा है गोला और अर्धगोला का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा 4/3 r1/r2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 2/3 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 4/9। देखिए 4/3 गुना 4/9, तो कितना हो गया बच्चों, 4 चौका 16, 9 तियां 27। तो ये हो जाएगा 16:27। देखिए कह रहा है कि एक गोला और अर्धगोला के त्रिज्या में 2/3 का, माने 2:3 का अनुपात है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का अनुपात होगा। तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में 16:27 का अनुपात होगा। इस प्रकार बच्चों
इस पार्ट से हमने 3 1 नंबर वाले गेस क्वेश्चन आपको दिए, इनका आप प्रैक्टिस कर लीजिए और बढ़िया से इनको कर लीजिए। उम्मीद है कि शायद यहीं आ जाए, और नहीं है तो इसके आधार पर तो जरूर आएगा। आइए अब अगला पाठ में चलते हैं। पाठ 14 से बच्चों बहुत प्रकार के 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों को हम कवर करने का कोशिश करते हैं। पाठ 14 में आपको पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इन तीनों प्रकार के जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, इन पर संबंधित प्रश्न हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि प्रेक्षण दिया गया है 2, 3, 5, 3, 7, 8, 5, 3, 4, यह प्रेक्षण है। आपको इस प्रश्न में क्या करता है बच्चों कि प्रेक्षण कई बार देता है या कई बार शब्दों में देता है। जैसे कहेगा कि शुरू के 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा कहेगा। तो प्रेक्षण या तो शब्दों में दे देगा, तो आपको यह समझना है कि वो जो प्रेक्षण दे रहा है वह प्रेक्षण क्या है, या अंक में दे देगा, इस तरह से प्रेक्षण दे देगा और कहेगा इसका माध्य निकालिए। तो माध्य निकालना तो आपको आता है। माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 7, 20, 20, 8, 28, 28, 5, 33, 33, 3, 36, 36, 4, 40। सबका जोड़ कितना आ गया बच्चों? 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40/9। इसका माध्य हो जाएगा 40/9। तो आपको कुछ प्रेक्षण दे देता है, लिख करके देता है, चाहे शब्दों में देता है, तो उन प्रेक्षणों को जोड़ दीजिए, जो वो प्रेक्षण है तो को बटा करके नीचे लिख दीजिए, तो माध्य हो जाएगा। अब आते हैं माध्यक पर। माध्यक इस तरह का प्रश्न आता है बच्चों, या तो शब्दों में माध्यक देगा और नहीं तो लिख करके माध्यक इस तरह प्रेक्षण देगा और कहेगा इसका माध्यक निकालिए। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो इसको आरोही क्रम में सजाइए। 2, 3, 3, फिर एक और 3, फिर है 5, नहीं 4 भी है, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 एक और है, फिर लिखेंगे 7, फिर 8। हम लोग देखेंगे कि सब सही लिखेंगे कि नहीं, गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब हम लोग आरोही क्रम में सही से सजा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? बीच वाला प्रेक्षण छांटेंगे। इन दोनों को छांट दिए, फिर इन दोनों को छांट दिए, फिर इन दोनों को छांट दिए, फिर इन दोनों को छांट दिए। क्या बीच में आया जी? 4। तो हमारा माध्यक होगा 4। कुछ प्रेक्षण दे के कहता है कि माध्यक बताइए, तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाएंगे और उसके बीच का संख्या निकाल लेंगे, वो हो गया माध्यक, तो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस पर पूछता है बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि प्रेक्षण जो अधिक बार आता है, तो अधिक बार इसमें कौन आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है, तो अधिक बार 3 है, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा 3। कई बार यहां पर बहुलक जो देता है बच्चों, वह बहुलक क्या होता है? माध्यक भी कई बार क्या होता है? 2 आ जाता है, बीच में 2 संख्या छटेगा, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा। बहुलक में भी कई बार 2 आ जाता है, 3 बार, कहीं 4, 5 3 बार दे दिया तो 3 और 5 दोनों आएगा, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो बहुलक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से चकमा देने का कोशिश करता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या करता है। यह प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें प्रेक्षण आपको देगा या शब्दों में देगा, उससे आपको माध्य, माध्यक, बहुलक कैसे निकालना है। चलिए, एक प्रश्न आपको देते हैं कि कई बार क्या करता है बच्चों, ये तो सीधे प्रेक्षण आपको दे दिया। कई बार क्या करता है कि अवर्गीकृत बारंबारता देता है। अवर्गीकृत, जब अवर्गीकृत बारंबारता देगा तो वह शब्दों में दे सकता है या टेबल बना के दे सकता है। ध्यान से समझिए, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी देगा आपको, वह शब्दों में देगा या टेबल बनाएगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल बनाया हुआ। शब्द में कैसे देगा वो आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन है 5, 7, 6 की बारंबारता 2, 1, 5 हो तो माध्य, माध्यक, बहुलक बताइए। फिर से सुनिए, 5, 7, 6 की बारंबारता 2, 1, 5 हो तो माध्य, माध्यक, बहुलक बताइए। देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टेबल बना लेंगे। 5, 7, 6 यह प्रेक्षण है। यह क्या हुआ बच्चों? यह हुआ प्रेक्षण। अब कहता है इसका जो बारंबारता है, इस प्रेक्षण का बारंबारता है कितना? 5 का बारंबारता है 2, 7 का बारंबारता है 1 और 6 का बारंबारता है 5। अब इसका माध्य, माध्यक, बहुलक देखिए, इस शब्दों में हमने आपको टेबल दिया, शब्द में टेबल दे करके आपसे माध्य, माध्यक, बहुलक पूछते हैं, या इस प्रकार का टेबल ही दे देगा और टेबल दे करके तब कहेगा माध्य, माध्यक, बहुलक बताइए, तो कैसे करेंगे?
देखिए इसका माध्य हम निकालना चाहते हैं, तो इसका माध्य कैसे निकलेगा बच्चों? माध्य में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी ये हो गया आपका XI और ये हो गया FI, तो XI FI निकाल लेंगे, XI FI। 5 दूना 10, 7 एकम 7, 6 पचे 30, तो हो जाएगा कितना 7 और 3 1 4 47, ये होगा 2 1 3 5 8, तो माध्य बराबर क्या होगा बच्चों 47/8, आंसर हो जाएगा माध्य। बात समझ गए होंगे जी। माध्य निकालने के लिए आएगा तो पहले तो शब्दों में टेबल देगा या टेबल देगा, तो ध्यान रखना वर्गीकृत नहीं होना चाहिए, अवर्गीकृत सारणी है या अवर्गीकृत सारणी है, तो ऐसा करेंगे। यदि कहता है माध्यक निकालिए, तो माध्यक निकालने के लिए आप जानते हैं ना क्या करते हैं, उसमें हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? संचयी बारंबारता। देखिए इसका संचयी बारंबारता निकालिए, इसका CF निकालेंगे। CF कैसे होगा? 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना हुआ बच्चों? n बराबर हुआ 8, तो n/2 बराबर कितना हुआ? 8/2 बराबर 4। तो यहाँ पर देखेंगे 4 कहाँ आ रहा है? 3 के बाद में आ रहा है 4, 3 के बाद में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 तक तो 7 है और 3 के बाद क्या है? 6, तो इसलिए माध्यक बराबर हो जाएगा 6, माध्यक बराबर 6। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं समझाने का। 5 की बारंबारता 2 है, इसका मतलब यदि हम लोग लाइन में लिखें तो इस तरह लिखेंगे 5 5। 7 की बारंबारता 1 है तो लिखेंगे 7। 6 की बारंबारता 5 है तो लिखेंगे 6 6 6 6 6, ऐसा लिखेंगे ना। यह संचयी बारंबारता यही दिखा रहा है कि उसमें जब गिनती हम लोग करते हैं तो 5 2 तक है, 7 तीसरा तक है और 6 जो है उसके आगे है। देखिए इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए हमको चौथा नंबर का चाहिए, तो 1 2 3 4, चौथा नंबर पर कौन हुआ? 6, तो माध्यक हो गया 6। चाहे आप इस तरह छांट लीजिए, छांटिएगा, यह छांट दीजिए, फिर यह छांट दीजिए, फिर यह छांट दीजिए, 6 6 आया ना, इसका मतलब माध्यक हुआ 6। 6 जोड़ 6 कर लीजिए, 6 जोड़ 6/2 बराबर 12/2 बराबर 6, तो माध्यक क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। आपको समझाने का कोशिश किए कि यदि अवर्गीकृत सारणी देगा तो उसका माध्यक कैसे निकालेंगे, उसका माध्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए बहुलक पर। यदि अवर्गीकृत सारणी देता है और कहता है बहुलक निकालिए, तो बहुलक में हम देखेंगे कि बारंबारता किसकी अधिक है। तो इसकी किसकी बारंबारता अधिक है बच्चों? 5। यह इसकी बारंबारता 5 है, इसका मतलब 6 5 बार आया है। देखो यहाँ 6 5 बार आया है, तो जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को ना हम लोग बहुलक कहेंगे। तो यहाँ बहुलक हो गया हमारा 6। तो इस तरह से आपको माने एगो तो परीक्षण दे करके पूछेगा, एक अवर्गीकृत सारणी पर पूछेगा, तीसरा तरीके का प्रश्न इसमें नहीं आता है। एक होता है संचयी बारंबारता वक्र, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक नंबर वाला प्रश्न और भी आता है, वो 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक जोड़ माध्य वाला सूत्र याद है ना, उस सूत्र पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है। और एक संचयी बारंबारता वक्र पर प्रश्न बनता है। संचयी बारंबारता वक्र पर जैसे यह टेबल दे दिया और कह रहा है कि यह संचयी बारंबारता वक्र है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह मिडिल मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु से ड्रॉप किया तो यहाँ 4 आ गया, तो इसका मतलब इसका माध्यक 4 होगा। इसका माध्यक कितना होगा? 4। तो आपको संचयी बारंबारता वक्र पर भी यह पाठ में पढ़ाई हो चुका है, वहाँ जा करके देखिए, उसमें 1 नंबर का प्रश्न इस तरह से चार्ट दे देगा, आपको सारणी देगा, टेबल देगा, और इसमें से इस तरह ड्रॉप करके दिखाएगा। और ड्रॉप करके दिखाएगा तो आप देखिएगा जहाँ पर यह प्रेक्षण में ड्रॉप होता है वहीं आपका माध्यक होगा। इस तरह से 14 पाठ का भी 1 नंबर का प्रश्न आपका कवर हुआ। अब हम लोग 15 पाठ के 1 नंबर का प्रश्न कवर करते हैं। 15 पाठ बच्चों है प्रायिकता। 15 पाठ कौन सा है? प्रायिकता। तो प्रायिकता में हम जानते हैं ना कि माने कुल प्रेक्षण बटा में रहता है और जो संभव परिणाम होते हैं वो अंश में रहता है। इस तरह से एक प्रश्न आपको देते हैं, इसमें इसी तरह का प्रश्न होता है, इसमें अलग तरह का प्रश्न आता ही नहीं है, आपको समझना है इसको। देखिए कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, आपको सिखाया गया है बच्चों, इस तरह से लिखते हैं। एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो यह परिणाम आएगा, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बच्चों? 4। और 2 बार चित कहाँ आएगा? 1 बार आएगा, 1 पर आएगा, इसलिए इसका प्रायिकता कितना होगा?
इसका प्रायिकता होगा 1/4। तो प्रायिकता में इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है कि 2 गो सफ़ेद गेंद 3 गो लाल गेंद, ऐसा है। तो इस तरह का प्रश्न आप बनाए हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि इस तरह कवर कर लीजिएगा। इस प्रकार हम आपको मैथ का पाठ 1 से लेकर के पाठ 15 तक के सभी पाठों में जो इम्पोर्टेंट तरीके से के मेथड जो हैं, जिन मेथड पर 1 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहती है, वो सब हमने आपको दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पीछे के सभी वीडियो को जाकर के बारी बारी से देख लीजिए। तो पाठ 1 से पाठ 15 तक का 1 नंबर का प्रश्न तो कवर होगा ही होगा, परंतु सारे प्रश्नों का, पूरे किताब का मेथड भी कवर हो जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत चाव से देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और हमारे प्रेम पूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इन सब का उद्देश्य तो आपका नंबर ही है। यदि आपका नंबर बेहतर आता है तो इससे ज़्यादा मुझे और खुशी क्या चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।